वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये पंत की कविता आंसू की पंक्तियां हैं। सुमित्रा नंदन पंत बहुत सारे मायने में हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों में से एक हैं। वे मूलतः जिज्ञासा के कवि हैं। उनकी कविता में एक बच्चे की आंखों से दुनिया को देखने वाली बात दिखाई पड़ती है। हर चीज में वो एक तरह का जिज्ञासा पैदा करते हैं। साथ ही वो एक कोमलता के भी कवि हैं। उनमें उन्होंने जिस तरह से प्रकृति चित्रण किया है अपनी कविताओं में, वो जिस तरह से, और ये बात तमाम छायावादी कवियों पर लागू होती है, लेकिन पंत की कविताओं में सबसे अधिक सुकोमलता की वाली बात पैदा होती है। और इन सबसे बढ़कर पंत करुणा के कवि हैं। इस जो मैंने आपको पंक्तियां सुनाई, उनमें भी यही करुणा वाली बात होती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और इसमें एक बहुत बड़ी इतिहास दृष्टि है, मिथकीय दृष्टि है। आपको शायद पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको यह प्रसंग सुनाना चाहूँगा कि कविता हमारी अपनी परंपरा में, भारतीय परंपरा में कविता की जो शुरुआत है उसको कहा गया है कि वह रामायण से कविता शुरू होती है, यानी, और वह भी क्रौंच वध प्रसंग से। तो कुल मिलाकर घटना ये होती है, रामायण की जो कथा है, वाल्मीकि रामायण की जो कथा है, उसका जो नैरेटिव है, उसका जो प्लॉट है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो लीनियर प्लॉट नहीं है। हम पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स की बात करते हैं तो रामायण से अधिक पोस्ट मॉडर्न का कथा आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको बहुत जल्दी से इसको इन शॉर्ट संक्षेप में बताता हूँ। तो कहानी यह है कि वाल्मीकि अपने आश्रम में रहते हैं और उनके आश्रम में एक बार नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि से वाल्मीकि पूछते हैं कि आज हम अभी के समकालीन समय में कोई ऐसा मनुष्य है जिनमें तमाम गुण, उसमें वो 16 गुण गिनाते हैं, ये तमाम गुण किसी एक व्यक्ति में मौजूद हो, ऐसा कोई सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति है क्या हमारे समय में? तो नारद बताते हैं कि हाँ है, और वे राम हैं जो अयोध्या के राजा हैं। और बहुत संक्षेप में वे राम की कहानी नारद वाल्मीकि को सुनाते हैं। तो कहानी शुरू होने से पहले ही, रामायण शुरू होने से पहले ही, हम पाठकों को जो रामायण पढ़ रहे हैं उनको पता चलता है कि राम की कहानी क्या है। उनको वनवास मिला, उनकी पत्नी सीता थी जिनका रावण ने हरण कर लिया, और फिर राम ने रावण का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर वे अयोध्या लौटे। यह कहानी हमें शुरू में ही बहुत संक्षेप में पता चल जाती है नारद के मुख से। फिर वाल्मीकि उसके बाद वाल्मीकि नहाने जाते हैं, वो नदी किनारे जाते हैं, और वहां पर एक नदी किनारे एक क्रॉन्च पक्षी का जोड़ा, क्रॉन्च यानी क्रेन कह लें हम उसे, अंग्रेजी में सारस कह लें, उनका एक जोड़ा अपने प्रेम प्रसंग में लिप्त है। पेड़ पर वो क्रॉन्च पक्षियों का जोड़ा वो अपना वो रति मग्न है, और एक बहेलिया उसमें से जो पुरुष क्रॉन्च है, जो नर क्रॉन्च पक्षी है, उसे मार गिराता है। और वह जब मर के गिर जाता है तो जो मादा क्रॉन्च पक्षी है वो उसके चित्कार से, उसके क्रंदन से पूरा जंगल गूंज उठता है। और वाल्मीकि ये घटना देख रहे होते हैं, और इस को देखकर वाल्मीकि वो कहते हैं कि यहाँ पे भी, और रामायण में ये बात बहुत ज़्यादा लागू होती है कि किसी भी डिसीजन तक पहुँचने से पहले उसके आगे पीछे के पूरे लॉजिक की चर्चा की गई है। उसमें वेदों की चर्चा की गई है, पिछले तमाम घटनाओं की चर्चा की गई है। किसी भी निर्णय को लेते हुए उस पर बहुत चर्चा की गई है। ये तो वाल्मीकि उसे कहते हैं कि हालांकि ये बहेलिए के अधिकार क्षेत्र में है, उसका कर्म है कि वह क्रॉन्च को मारे, उसका वध करे, वह उसका कर्म है, लेकिन
रतिमग्न क्रौंच को मारना यह गलत है। यह उसका इस तरह से उसने एक क्रूरता का काम किया है। और यह भी माना जाता है कि क्रौंच पक्षियों का जोड़ा ऐसा होता है कि अगर एक पक्षी मर जाता है तो दूसरा दुख से आत्महत्या कर लेता है, वो दुख से खाना पीना छोड़ देता है और मर जाता है। तो इस तरह की बात वाल्मीकि कहते हैं, और उनके मुंह से श्राप की तरह पहली पंक्ति कविता की फूटती है। और वो कविता मेरे सामने है। संस्कृत में वो कहते हैं, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तोमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देवकमवधि काम मोहितम। यानी तुमने जिस तरह से क्रौंच को मारा है, काम मिथुन के बीच में काम तुमने क्रौंच वध किया है, तो उसी तरह से तुम्हें भी कभी समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इस तरह का एक श्राप उनके मुंह से निकलता है। तो वियोगी होगा पहला कवि, आहा से निकला होगा गान। यानी बिल्कुल करुणा से ही कविता फूटती है, और वह क्रूरता के खिलाफ एक श्राप की तरह पहली बार कविता फूटती है। इसके बाद वाल्मीकि अपने आश्रम लौट कर आते हैं और उन्हें ब्रह्मा आकर मिलते हैं, और ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि आपको राम की कथा लिखनी है, राम की जीवनी आपको लिखनी है। और उन्हें वर देते हैं कि वो किसी भी समय में आगे पीछे आ जा सकते हैं, किसी भी घटना को बिल्कुल आंखों के सामने देख सकते हैं, और किसी भी चरित्र के मन में उतर के वो क्या सोच रहा है वो सब कुछ वाल्मीकि पता कर सकते हैं। और इसके बाद वाल्मीकि रामायण गढ़ते हैं, रामायण लिखते हैं। और रामायण लिखने के बाद उनके वो रामायण गाते हैं, वो रामायण का पाठ करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। और ऐसे में लव और कुश, जो कि सीता के पुत्र हैं, सीता और लव और कुश, वो उनके आश्रम में रहने के लिए आते हैं, और लव और कुश को रामायण का पाठ करना वाल्मीकि सिखाते हैं। और इस बीच राम इस तरफ अपना जो वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने ये शुरू कर दिया है कि वो अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। इस दौरान जो अश्वमेध यज्ञ होता है, और उस घोड़े को लव और कुश बंदी बना लेते हैं, और फिर उन्हें राम के दरबार में लाया जाता है। और जहाँ लव कुश रामायण का पाठ करते हैं, यानी रामायण जब हम पाठक पहली बार पढ़ते हैं तो वो लव और कुश के मुख से पढ़ा जाता है, ना कि वाल्मीकि या नारद के मुख से। और उसके अंत में फिर जो बात है, राम को जब ये कथा पूरी सुनते हैं तो वो फिर अगले दिन कहते हैं कि आप अपनी माँ को लेकर आओ। तो फिर अगले दिन सीता वाल्मीकि समेत सब आते हैं, और फिर अग्नि परीक्षा, और फिर सीता जो धरती में समा जाती है। इस तरह से बात रामायण इस तरह से खत्म होती है। तो ये रामायण का प्लॉट का स्ट्रक्चर है। खैर मैं मुझे पता नहीं मैं रामायण के बारे में क्यों अपनी बात कहने लगा, लेकिन कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि करुणा एक बहुत ताकतवर रस है। करुणा जो रस है, यानी रसराज हालांकि श्रृंगार को कहा गया है, लेकिन करुणा एक बहुत महत्वपूर्ण रस है। और आधुनिक कविता ने श्रृंगार रस को नकारते हुए, श्रृंगार रस को से टकराते हुए, यानी रीतिकाल से टकराते हुए करुणा को स्थापित करने का काम किया है। और इसमें सुमित्रा नंदन पंत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और भी आगे के कवियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और करुणा की अगर बात की जाए तो फिर हम वाल्मीकि से आगे चलकर जीसस की बात करने लगते हैं, बुद्ध की बात करने लगते हैं, गांधी की बात करने लगते हैं। तो करुणा को स्थापित करने में, मुख्य धारा में स्थापित करने में बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये कविता है वे आँखें। ये किसान की आंखों के बारे में लिखी गई कविता है। 1940 में इस कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी थी। आप देखिए कितनी करुणा है इस कविता में। वे आँखें, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, अथाह नैराश्य विवशता का उनमें भीषण सूनापन, मानव के पाशु जी पीड़न का देती वे निर्मम विज्ञापन। फूट रहा उनसे गहरा आतंक, क्षोभ शोषण संशय भ्रम, डूब कालिमा में उनकी कांपता मन, उनमें मरघट का तम,
ग्रस लेती दर्शक को वह दुर्जे दया की भूखी चितवन। झूल रहा उस छाया पट में युग युग का जर्जर जनजीवन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। छोड़ इसे मंझधार आज संसार कगार सदृह बस बह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। हंसती थी उनके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया गया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख देख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पोतहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। मानव की चेतना न ममता रहती तब आंखों में उस क्षण। हर्ष शोक अपमान ग्लानि दुख दैन्य ना जीवन का आकर्षण। उस अवचेतन क्षण में मानो वे सुदूर करती अवलोकन। ज्योति तमस के पर्दों पर युग जीवन के पट का परिवर्तन। अंधकार की अतुल गुहा सी उन आंखों से डरता मन। वर्ग सभ्यता के मंदिर के निचले तल की वे वातायन। इस कविता की शुरुआती पंक्तियां देखिए, आंखों का कितना अद्भुत चित्रण हुआ है, किस तरह से आंखों का मूर्तन हुआ है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। आंखों में दूर तक रोने की आवाज भरी पड़ी है, नीरव रोदन भरा पड़ा है और वो अंधकार की गुहा की तरह आंखें हैं। आगे किसान के बारे में एक कथा कही गई है कि एक समय वह स्वाधीन किसान था, अभिमान भरा था, लेकिन फिर उसे मझधार में छोड़ संसार कैसे बह खिसका और आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। उन बेटे की बात हो रही है किसान के। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही में मारा। उसके बाद बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। ये बिल्कुल महाजन जिस तरह से जमींदार पूरी तरह से एक किसान को लूट लेता है, उसकी जिंदगी तबाह कर देता है, उसका दारुण चित्रण है। उनकी लड़के को कारकुनों की लाठी से मार दिया गया। उजरी उसके सिवा किसे पास दुहाने आने देती। उजरी गाय का नाम है। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सूखी की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी यानी पत्नी स्वर्ग चली आंखें आती भर। वह चली गई बिना दवा दारू के, मर गई। देख रेख के बिना दूध मुही, उनकी बेटी की बात हो रही है, दूध मुही बेटिया जी, देख रेख के बिना 2 दिन बाद गई मर, यानी पत्नी के मरने के 2 दिन बाद उनकी दूध मुही बेटी भी मर गई। घर में विधवा रही पोतहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने कितनी ताकतवर पंक्तियां हैं। और कहना ना होगा कोतवाल ने क्यों मंगाया था उसकी पोतहू को। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। फिर वो कुएं में डूब कर मर गई। और उसके बाद उसकी आंखों का फिर चित्रण है। यहाँ कुछ पंक्तियां थोड़ी डिस्टर्बिंग है जो सुमित्रानंदन पंत को, हालांकि कविता प्रगतिशील है, सुमित्रानंदन पंत खुद प्रगतिशील थे, लेकिन ये जो लाइन है उसके अगली ही लाइन है, खैर पैर की ज्योति जोरू ना सही एक दूसरी आती। ये गलत है। ये शायद उस किसान की आंखों से देखने की बात की गई है, लेकिन फिर भी ये पंक्तियां यानी निराला कहते हैं श्याम भर तन भर बंधा यौवन, श्याम तन भर बंधा यौवन। वहां तक तो बात ठीक है, वो एक कवि की दृष्टि है एक स्त्री को देखने की, लेकिन जोरू को पैर की जूती बोल देना ना सही एक दूसरी आती,
ये पंक्तियां मुझे थोड़ी सी खटकती हैं। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, यानी जोरू गुजर गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जवान लड़का अगर गुजर गया तो वो बहुत छाती फटने वाली बात है। तो दोनों बहुत दुख की बातें हैं, इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए थी पंत जी को। खैर, उसके बाद कविता अपने ढंग से आगे बढ़ती है और किसान का एक दारुण चित्रण करती है। तो ये इस तरह की कविता। हालांकि अगर हम माँ निषाद प्रतिष्ठाम की बात करें तो उसमें भी एक आर्य सोच, वेदांतिक सोच दिखाई पड़ती है कि बहेलिये को प्रतिष्ठा ना देना, वहाँ भी एक तरह से वहाँ उसे भी एक जातिवाद की दृष्टि से देखा जा सकता है कि किस तरह से बहेलिये को प्रतिष्ठा ना देने की बात से रामायण शुरू होती है। तो हर कवि अपने समय और अपने समय की जो मिजाज होती है उसके ढंग से कविता लिखता है। तो उससे उस तरह से कविता को हम दोष नहीं दे सकते। तो ये सुमित्रानंदन पंत की कविता मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कविता कि किस तरह से कहानी कह दी है और आँखों के बारे में बार बार कविता अपनी कथा में लौट कर आती है। एक कविता शील की है, मुझे ये कविता बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम चूंकि किसान की बात कर रहे हैं, प्रगतिशील कवियों की बात कर रहे हैं, तो शील की कविता, शील थोड़े अल्प विचारित कवि हैं, उनकी कविताओं को भुला दिया गया है, जो मुझे, और मेरी इच्छा थी कि मैं एक पूरा पॉडकास्ट एपिसोड उनके ऊपर करूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि और ज़्यादा एपिसोड ना खींचे जाएं और 3-4 एपिसोड के बाद इस पॉडकास्ट के कम से कम इस सीज़न का समापन कर दिया जाए। तो इसलिए मैंने शील की कविता बैल आज ही पढ़ने का मैंने निर्णय लिया। तो आपकी कविता में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसमें एक लय है, एक गीतात्मकता है, आप उसे एंजॉय कीजिए। बैल कविता है, बहुत सुंदर कविता है, मेरी बहुत प्रिय कविताओं में से है, आप सुनिए। शील की कविता बैल। तक 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 बैल, हुई ठीक दोपहर है प्यारे, मृग मरीचिका चली किनारे, खेत पड़ा है पैर पसारे, ओ मौके के मीत हमारे, तुम पर बड़ा भरोसा मुझको, माँ ने पाला पोसा तुमको, मेहनत के दिन यार न झिझको, हिम्मत मत हारो मत ठिठको, तय कर ली है हमने तुमने, साथ हराई गैल, तक 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 बैल। आती होगी घर की रानी, लिए तुम्हें चोकर की सानी, मुझको लपसी ठंडा पानी, पगी प्रेम में ठगी बिकानी, फर फर उड़ती चूनर काली, आती होगी बनी मराली, रंजे नयन अधरों में लाली, अंग अंग में भरे वहाली, मृदु मुस्कान चपल चितवन से ठगती छलिया छैल, तक 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 बैल। देखो आंतर करो न साथी, विचक विचक पग धरो न साथी, मेरे साथी जग के साथी, मन के साथी घन के साथी, बीघा 1.5 हो गया इनका, पूरा काम हो गया उनका, मुझको रोटी तुमको तिनका, है आधार यही जीवन का, चलो पेट भर ले चल करके दुखिया बैल टुटैल, तक 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 बैल। तो किसान के जीवन का बैल के माध्यम से कितना दारुण चित्रण है, और किसान की जो खुशियां हैं, उसके जो दुख हैं, सबको जोड़कर कविता कही गई है। तो किसान तो खैर हमारे हिंदी साहित्य के मध्य में रहे हैं, कई कवियों ने किसान को केंद्र में रख के कविताएं लिखी है, पंत ने भी लिखी हैं, आगे चल के नागार्जुन की कविताओं में भी बार बार आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में तो आते ही हैं, त्रिलोचन शास्त्री की कविताओं में आते हैं। तो मुझे लगा कि करुणा को केंद्र में रख के कुछ कविताएं आज पढ़ी जाएं, आपके साथ करुणा पर थोड़ी सी बात साझा की जाए। मुझे बस इतना ही कहना था। आप स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए कवि और एक नई कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।